फिल गोल्डबर्ग से बात कर लेते हैं, मुझे लग रहा बड़े दिनों बाद आई। हेलो। हेलो गालिब भाई, आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है, क्या हाल है? कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा। पहले शाकिर भाई आए थे, वो पहले शेखुल इस्लाम नाम से आते थे। बहुत ही जबरदस्त आवाज है उनकी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है उनकी आवाज। हाँ, पहले आते थे, काफी अरसे बाद आए हैं आज दोबारा। तो चले, अच्छी बात हुई उनसे। और हाँ जाके अच्छा। अभी ये यासिर अभी वाजदी के लत्ते ले आए तो ठीक हाँ, है। वो जाते रहते हैं उधर। हाँ। मैंने देखा है उनको कभी कभी। उनके स्ट्रीम पे जाते रहते हैं। शायद इसलिए उन्होंने हम्म। अपना नाम भी उधर चेंज कर लिया, शेखुल इस्लाम से उन्होंने शाकिर कर लिया। अच्छा। अच्छा। अभी और क्या अभी बात आप करेंगे? बात कर रहे थे कुछ जगजीत जी और उनके बारे में। मैंने तो गालिब की जो गजलें सुनी है वो जगजीत जी के उससे ही सुनी है, तो मुझे तो बड़ी जबरदस्त लगती हैं। आप बता रहे हैं कि रफी ने भी गाई हैं, मुझे तो कोई रफी ने मैंने कभी सुनी गाई नहीं। है, रफी ने अच्छी भी गाई है। ऐसा नहीं है कि नहीं गाई, वो इतनी पॉपुलर नहीं है रफी के ज्यादा। जो है ना, और रफी ने बहुत पुरानी गाई हुई है। मेरा ख्याल है 80s या 70s की गाई हुई है। ठीक है। अच्छा। गालिब तो फिल्म उससे बाद आई है। कौन सी कोई पॉपुलर आपको पता हो तो मैं सुनूंगा उसको, क्योंकि उसमें मैंने तो मेरा जगजीत की सुनी। ख्याल है रफी ने इब्ने मरियम हुआ भी गाई हुई है, और मैंने सुनी हुई है, मगर मैंने भी ज्यादा नहीं सुनी, मगर रफी ने गाई हुई है। 10-12 गजलें हैं गालिब की जो रफी ने गाई हुई। अच्छा, तो मैं उसको सर्च करूंगा और फिर वो हाँ। करेंगे। अच्छा। एक एक गालिब भाई, एक बात मेरे को थोड़ा सा बताएं। मैं अभी एक ऐसे शहर में आया हूँ इंडिया में जहाँ पे घर जब मैं देखने गया तो हम्म। वहाँ लोग पहले दो चीजें पूछते हैं। पहला पूछते हैं कि आप नॉन वेज तो नहीं खाते, हम्म। और दूसरा पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है। बड़ा अच्छा। बड़ा ब्लेटेंटली पूछते हैं, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फिर आप ये क्या कहेंगे, इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है? ये इस बात का प्रूफ है कि नहीं है? कोई खत्म नहीं हुआ। मैं तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि मैं तो काफी दिनों बाद आया हूँ ना आपसे। वो जो लोग कहते हैं कि खत्म हो गया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? वो तो निरे नहीं, वो वही लोग कहते हैं जो अपर कास्ट है ना। सी, फॉर अपर कास्ट, कास्ट डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। हाँ। कास्ट डजंट एग्जिस्ट ना, बिकॉज वो तो उसको तो कभी उसका चैलेंज झेलना नहीं पड़ा, और उसके सारे बेनिफिट्स उसको मिले, उसको बिना पता लगे। हाँ। वो तो सारे एग्जैक्टली। बेनिफिट्स उसको उठा ही रहा है ना, इसलिए तो वो बोलेगा ही ना कि कास्टिज्म खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, क्योंकि आपको तो कभी ना उसका बुराई मिली और आपको सबसे अच्छाई मिली, उसका आपको पता ही नहीं है। अभी ये मैं वैसे अहमदाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा कहते हैं कि भाई आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताएं गालिब भाई, ये फिलोसफिकल टर्म्स में, कि अगर एक सोसाइटी है, मेजोरिटी सोसाइटी ऐसी है यहाँ पर, जहाँ पे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, और उन्होंने इस तरह का नियम बना लिया अपनी सोसाइटी में कि भाई नॉन वेजिटेरियन को हम घर नहीं देंगे, तो आपको क्या हम्म। लगता है, मतलब इसमें क्या बुराई है? सर, ये जो है ना, ये डीह्यूमनाइजिंग बिहेवियर है असल में, मैं तो ये समझता हूं, क्योंकि ये टोटली लोगों को के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है इस बेस पे कि वो क्या खाते हैं। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि हम सुपीरियर हैं आपसे, क्योंकि हम जानवरों को नहीं खाते, हाँ हम इंसानों का खून जरूर पीते हैं। ये बताया जा रहा बिल्कुल। बट इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब कहीं पे जॉब पे अप्लाई करते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो आपसे लिखा होता है, आप मुझे नहीं पता इंडिया में लिखा होता है नहीं, मगर वो एक टर्म लिखी होती है, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कलर, क्रीड, रेस और जेंडर, व्हाटएवर, सारा लिखा होता है। नहीं, वही मैं कह तो रहा हूँ तो ना तो कि तो, तो, वो तो दैट्स अ राइट। एप्लीकेबल है तो स्टेट के ऊपर। नहीं, लेकिन वो स्टेट स्टेट के के ऊपर ऊपर नहीं, एप्लीकेबल है, स्टेट या एम्प्लॉयर नहीं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी से भी होता है। हाँ मतलब एम्प्लॉयर के ऊपर भी है, नहीं, पब्लिक एंटिटी एम्प्लॉयर हो के गया ऊपर ना, भी है। प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी के अंदर अब मैं आज अगर मैं आज एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरे रेस्टोरेंट में लेट्स से चाइनीज नहीं आ सकते, यहाँ अफ्रीकन नहीं आ सकते। मुझे अगर वो आ रहे हैं, आई हैव टू डिटेन देम, दैट्स बाय लॉ। ठीक है। ठीक है, अगर 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 इंडिया में ऐसा लॉ है कि कोई सोसाइटी जो है ना वो अपने कानून बना सकती है, उसने ऐसा बना दिया कि हम नॉन वेजिटेरियन को नहीं देंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि वेदर दैट इज बैड इन लॉ। ये मेरे ख्याल है डॉक्टर एडवोकेट मंगेश साहब अगर आए किसी दिन या वो सुन रहे हो, तो उनसे हम जरूर पूछेंगे कि क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी की डाइट क्या है, वो क्या खाता है। गालिब देख, मतलब मुझे मुझे ऐसे ना बिल गोल्डबर्ग, मुझे इंडिया जैसा मजाइया मुल्क जो है ना, ये
खासतौर पे हिंदुइज्म की सेंस में मुझे नहीं लगता। एक तरफ अघोरी हैं जो लोगों को की लाशें खा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये गाय खाने पे बंदा काट देते हैं। गाय छोड़ो भाई, यहाँ अंडा नहीं अलाउड यार। हाँ, मतलब कैसी स्टूपिड बात है ये, कि कैसा है ये। और मैं समझता हूं कि इंडिया का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जाए ना, तो मजहब ही बनता जा रहा है दिन ब दिन और ज्यादा। और जब तक इंडिया सेकुलरिज्म की साइड था 2014 से पहले पहले, इंडिया वाज ऑन द राइट ट्रैक। मगर जैसे ही ये मोदीवाद शुरू हुआ है, तब से मेरे ख्याल है इंडिया को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रिवर्स गियर लगा है। और अभी तो सिर्फ 9 साल हुए हैं, अभी पता नहीं आगे क्या बनना है। और हाँ, जो जो उन्होंने डैमेज किया है इन 9 साल में, वो 90 साल तक हम भुगतेंगे। हुआ क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे ना, वो एक ऐसी चीज दे के गए जो यहाँ से एलियन है। हमारी जो सॉइल है वो तो अनडेमोक्रेटिक है, वो तो कास्टिस्ट है। अब ये संविधान इनको चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन चलाना, बड़ा 70 साल तक बड़ी मुश्किल पड़ी इनको चलाने में, क्योंकि वो अब बना रहा है ऐसा। अब पहली बार पावर आ गई है इन लोगों के पास, जो एक्चुअली में बिलीव करते हैं कि कास्टिज्म होना चाहिए। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ नॉनवेज वाली, अच्छा, मैं अगर आप झूठ बोल दो कि आप वेजिटेरियन हो सकता है आपको रख भी लें, कास्ट का झूठ बोल दो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने नाम बता दिया ना, गालिब कमाल, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा घर। एग्जैक्टली। मुस्लिम का तो मेरे को सामने से बोल दिया उसने, जब मैंने कहा ना कि जी ये तो ऐसे तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बोले जी आपको तो दे भी देंगे, मुस्लिम को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इवन इफ ही इज अ कमिश्नर हेयर, ही इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हेयर, ही इज अ वेरी बिग गवर्नमेंट ऑफिसर, इवन देन ही विल नॉट गेट। लेकिन ये किस्सा काफी मशहूर हुआ था पहले कि जावेद अख्तर को घर नहीं मिल रहा था मुंबई में, ये मैंने सुना अरे था। शबाना अरे, आजमी ने मुंबई बोला। मुंबई तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ वहां पर भी ये होता है। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा कॉमन है, अहमदाबाद में बड़ा कॉमन है। तो मुझे जहाँ लेना पड़ा वहां मैंने ये फिर बोलना पड़ा कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अब आप लेकिन देखिए। और आपको पता है, वैसे मैं एक मजे की बात हूँ, अमेरिका में भी आके होता है कि वो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन इस घर में नहीं बनेगा, अगर तुम वो भी, वो आप एक पर्सनल लेवल पे कर सकते हो। लेकिन लाइक मुझे नहीं लगता कि आप स्टेट लेवल पे, क्योंकि जब आप अपना मकान दे रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो बंदा कब घर में बैठ के क्या कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेगा। और आपको पता है बिल गोल्डबर्ग, मैं ये चीज पाकिस्तान में भी फेस कर चुका हूँ। फिर मैं कैसे कहूँ कि हिंदू और मुस्लिम बड़े डिफरेंट है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में मैंने एक बार घर लेना था, ठीक है, और ये बात है तकरीबन 2015 की या 14 की, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो एक घर में देखने गया, और वो शख्स जो था वो इतनी लंबी उसने दाढ़ी रखी हुई थी। तो मैं और मेरा एक और दोस्त वो घर देखने गए, और घर मुझे पसंद आ गया। और अब मेरा एक असूल था कि मैं उनको पहले ये बता देता था कि यार हम क्रिश्चियन फैमिली हैं, क्योंकि बाद में किसी को तकलीफ हो जाती थी बड़ी सारी ना। तो मैंने उसको बता दिया। फिर मैंने उससे कहा कितने पैसे लोगे? तो उसने ना उसने बताने से ही इनकार कर दिया। तो मैंने कहा चलो अपनी बात बता दो, तो कल मुझे बता देना कि तुमने कितने का देना है। तो यानी वो मुझसे 55,000 रुपीज रेंट मांग रहा था, ठीक है। 55,000 रुपीज का मतलब है 2014-15 के अंदर तकरीबन तकरीबन $500, ठीक है। और तो वो मार्केट रेट क्या मुझे, था? मतलब वो घर बड़ा था ना, उसके 4 बेडरूम थे, ठीक लेकिन है। मार्केट रेट क्या था? आपसे 55 मांगा तो मार्केट रेट क्या? मार्केट रेट उस घर का तकरीबन 45 से 50 के दरमियान होना चाहिए था। मुझे उसने कहा 55,000। फिर मैंने भी उसको कहा अच्छा अगर तुमने कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो मुझे फोन करके बता देना। जिस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मैं गया था, उसने मुझे फिर पता क्या कहा? उसने मुझे ये कहा कि यार, मैंने उससे अगले दिन फोन किया, हाँ भाई वो कोई नीचे आया, कुछ हुआ ये नहीं? तो उसने मुझे कहा जी, वो कहता नहीं ये क्रिश्चियन है, हमने नहीं देना। और वो प्रॉपर्टी डीलर मेरे लिए घर ढूंढ रहा था उन दिनों में, और उन दिनों में मुझे एटलीस्ट 4 घरों से यही जवाब आया था कि ये क्रिश्चियन है, हमने नहीं देना, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि हिंदुइज्म और इस्लाम कोई डिफरेंट है, तो भाई मेरे लिए तो नहीं है। यहाँ पे हमारे बड़े जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको भी तकलीफ शुरू हो जाती है कि हाँ भाई आप हिंदुइज्म को क्यों कहते हैं। भैया आपने वो डिस्क्रिमिनेशंस ना फेस की हैं जो मैंने की हैं, ना इनको उस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है। मुझे क्यों दलितों से ज्यादा हमदर्दी होती है? इसलिए क्योंकि मैं वो चीजें खुद फेस करके आया हूँ, मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। और जब तक आप डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं ना करते,
आपको डिस्क्रिमिनेशन के कलर्स भी नहीं नजर आ सकते, आपको समझ ही नहीं आ सकता कि डिस्क्रिमिनेशन होती कैसी है। और बहुत से जाहिल ऐसे होते हैं जिन्हों को ये बात कभी समझ ही नहीं आ सकती कि असल में डिस्क्रिमिनेशन के फेसेस क्या होते हैं, उसके कलर्स क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या होती है, और वो फिलॉसफियां लोगों को झाड़ते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, मगर वो अपनी कम इल्मी और जहालत के अलावा और कुछ भी किसी को जाहिर नहीं करते। और वो हमेशा जो है ना एक पेंडुलम पार्टी बने रहते हैं दो ईवल्स के दरमियान में, कि एक ईवल को सपोर्ट करें या दूसरे को करें। वो पहले भी बायस्ड होते हैं, वो बाद में भी बायस्ड होते हैं, और पूरी जिंदगी इसी तरह खज्जल खराब होते रहेंगे, उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट कभी भी नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम है बहुत से लोगों का, जिन्हों को मेरे नैरेटिव से तकलीफ शुरू हो जाती है, जिनको मसला हो जाता है, वो नहीं समझते हैं असल में। ये सारी चीजें मैं खुद फेस कर चुका हूँ असल में, लेकिन एक दफा नहीं। जी गालिब भी बिल्कुल सही, आपने क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वो क्रिश्चियनिटी के और ये मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया जब घर चेंज होने का। हाँ, ठीक है, आई कैन सी आपको सारी जिंदगी हाँ, फेस करना पड़ा होगा बिल गोल्डबर्ग। लेकिन अगर आप इंडिया में चीज खत्म कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप किराए पे जाते हो, आप कहते हैं कि वो कहते हैं हमने आपको नहीं देना, आपको लॉ सूट फाइल कर सकते हो उसके ऊपर। अगर ये हुकूमत अलाउ कर दे कि आप लॉ सूट फाइल कर सकते हो, अगर कोई आपको इसको बेस पे डिस्क्रिमिनेट करे, मुझे पता है इंडिया में नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो सकता है उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो क्योंकि आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिसके ऊपर ये चीज खत्म हो सके। फॉर एग्जांपल आप उसको, लेकिन ये मुझे आप सर किस मुगालते में है? ये वो जगह है जहां से ये जो सारा मूर्खता जो दिल्ली पे पहुंची है ना 9 साल पहले, यहाँ पे वो 20 साल पहले थी। मोदी जी गुजरात से हैं। जो मैसेकेयर आप किया क्या इन्होंने समझ रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद कुछ के अंदर होगा? 2003 में इन्होंने औरतों के बच्चों के रेप किए थे, वो जो मोदी हाँ, साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद फरमाया था इन्होंने बिल्कुल मुंबई हमलों के बाद कि अगर मैं बिल्कुल। प्रधानमंत्री होता तो जो मैंने गुजरात में किया वो मैं कर देता पाकिस्तान के साथ। हाँ, तो वही ओपनली एडमिटेड कि इसने ये हरकत की थी। ये मैं बडाली भाई माजरत के साथ, ये हिंदुस्तान है, तो वहां पे नहीं लॉ सूट वगैरह चलते, कोई अदालत में नहीं, मुझे पता नहीं चलते, लेकिन मेरे ख्याल में चलने चाहिए। दैट्स द ओनली वे दे कैन एंड इट इवेंचुअली। मैं ये बात कर रहा हूँ। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो फिर तो ये सब होगा ही नहीं ना, तो चल ही नहीं रहा। तो ये बात है जो अभी गालिब भाई ने कहा ना, एक्सपीरियंस वाली बात, ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है गालिब भाई आप में और बाकी एक्स मुस्लिम्स में ना। सी आप वो लोग कहते नहीं, हैं मैं तो एक्स मुस्लिम हूं भी नहीं ना। हाँ, ऑनरेरी एक्स मुस्लिम हो ना आप? नहीं लेकिन ठीक है भी नहीं है जी, ऑनरेरी भी अपना पास ही रखें ना। मैंने पहले मांगा था ना मैंने कहा था। हाँ, हमारे घर जो काम अच्छा चलो सुने एक बात अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहा। गालिब भाई मुर्शिद है, हमारे मुर्शिद है। अच्छा, तो वो क्या है ना कि जो एक्स मुझे मुस्लिम बन इंसान गए नहीं रहने दे, वो एक्स मुस्लिम जिस घराने से आते थे ना, वो नहीं छूटा उनसे ना, वो जो प्रिविलेज थी वो नहीं छूटी उनसे। तो अगर एक दिन आप जैसे बात कर रहे थे, मैंने देखा था 3-4 लोग और भी थे, तो उसमें ऐसे लोग थे जो एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्होंने कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा होगा, बिकॉज दे बिलोंग टू अ बेटर स्ट्रेटा ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो भी आपसे डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं नहीं, अब ये जो है ना, ये इस्लाम की कास्टिज्म इस्लाम में तो नहीं है और ये सब। अरे भाई, वो कास्टिज्म तो इस खित्ते के लोगों के खून में घुस गया है, और अब वो जो हायर कास्ट मुस्लिम है ना, उसको भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जिसका एक्सपीरियंस है ना वही समझ सकता है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो सोचेगा कि यार ये कास्ट की क्या बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म में है ये, इस्लाम में तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको वो पता है मैनुअल क्लीनिंग वाले लोगों के बारे में? हाँ पता। मैनुअल उसको क्या कहते हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले लोगों के बारे में आपको पता है पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में ये एग्जिस्ट करते थे। पिंडी, पेशावर, कराची, और पाकिस्तान बनने से 1990s तक ये एग्जिस्ट करते थे। जो लोगों ने घरों में बाहर टॉयलेट बनाए होते थे जहां पे वो हगते थे, और वो हगा हुआ उन टॉयलेट्स के अंदर पड़ा होता था। फिर कोई क्रिश्चियन या लो कास्ट हिंदू जाता था, उस सब को वो उठाता था वहां से, एक टोकरा या एक बाल्टी सी होती थी जिसके अंदर वो डालता था, उसको सर पे रख के फिर उसको वो लेके जाता था। यानी रोज का ये काम था लोगों का, लोग करते इंडिया में आज भी है भाई। हाँ, तो पाकिस्तान में अभी भी, पाकिस्तान में अब तो नहीं मेरे ख्याल होता कहीं, मगर 1990s तक ये होता था जब लोगों ने घरों में लैट्रीनें बना ली। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो फॉर डॉगमेटिक रीजंस घरों में लैट्रीनें नहीं बनाते, तो इसलिए आज भी होगा ये। मगर पाकिस्तान में एटलीस्ट ये इसको डॉगमेटिक रीजन से कनेक्ट नहीं करते, लोगों ने टॉयलेट बना लिए तो ये चीजें खत्म हो गई। मगर आप सोचें कि वो इंसान की क्या वैल्यू है जो बेचारा दूसरे इंसान की शिट अपने सर पे उठा के लेके जाता है।
नहीं, इंडियन इंडियन मैं गवर्नमेंट अपने आंकड़ों में ऐसे कहती। मैं ऐसे लोगों से मिला भी हुआ हूं, पता है आपको, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो ये काम करते थे, आज भी जिंदा है उनमें से बहुत से लोग जो ये काम करते थे। इंडियन इंडियन सोचे आप, गवर्नमेंट अपने आंकड़ों में पूरी पूरी दिखाती है फैमिलियां कि करती थी। हाँ, हाँ। कि मैन ऑफ स्कैवेंजिंग इंडिया में नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया ना, आप ऐसे लोगों से मिले हैं और वो अभी भी जिंदा है। इंडिया हम्म। में तो ऐसे लोग अभी भी कर रहे हैं। हम इंडिविजुअलिस्ट ने भी कहा रूरल सिंध हैज स्टिल दिस, गालिब कमाल। हाँ, इंडिया मैं में भी वैसे है। सरप्राइज नहीं होऊंगा हम्म, इंडिविजुअलिस्ट, मगर मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये अभी भी होता है। मेरे ख्याल में कराची में, पेशावर में, रावलपिंडी में 1990s तक ये होता था, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया था, मगर मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ये नहीं होता। इस पे वो एक नावल है, मोहम्मद हनीफ है, एक पाकिस्तानी राइटर, आप लोगों ने नाम सुना इंडिया होगा में शायद। होता है। इंडिया में आपको पता है, इंडियन टॉयलेट करते हैं, मतलब वी आर एक्चुअली लिटरली शिटिंग ऑन द फेस ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ टॉयलेट्स हम्म। नहीं होते थे, मतलब वो इसी तरह के थे कि ऊपर से आपने किया और वो नीचे ट्रेन ट्रैक भी साफ हो गया। हम्म। अब शायद कुछ जगह बायो टॉयलेट्स उन्होंने बनाए हैं ट्रेन में। आप जो ये एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, लास्ट स्ट्रीम में शायद आए थे एक, आपको याद होगा, कुछ चतुर्वेदी वाला नाम लगा के आए थे। तो ना, पिछले से मेरी आवाज आ पिछली रही है? स्ट्रीम में आ रही आ रही। हाँ, तो उन्होंने आके देखें, पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं ह्यूमैनिटी में मानता हूँ और ये सब। तो मुझे पता नहीं लगा ये कौन आदमी है। वो तो जब जब अमित भाई ने उनको थोड़ा सा कुरेदा, तब उनकी बात पता चली। ये किस तरह के लोग हैं। इनको चतुर्वेदी सरनेम लगा दिया, अपनी बेटी की शादी कर दे वो इससे, या ये करके दिखा दे किसी चतुर्वेदी में शादी। हाँ, जो ये प्रॉब्लम तो है ना, मगर ये प्रॉब्लम आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को समझ नहीं है इस बात की? मुझे लगता नहीं है समझ इनको, क्योंकि इन्होंने वो कास्टिज्म ये वहां भी, मैं बता रहा हूँ ना, अब मुस्लिम्स में भी अशराफ और पसमंदा वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो वहां भी अशराफ है, इन्होंने नहीं देखा। हम्म। ये यहाँ आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि अरे हम ये हो गए, इनको ये नहीं पता तुमको सबसे नीचे रखेंगे वो। साइंस जर्नी जब इनके ऊपर वीडियो बनाता है, मतलब बड़ा क्या कहते हैं, आई ओपनिंग रहता है, वो इनके सारे कच्चा चिट्ठा खोल देता है, इतना उससे ये चिढ़ते हैं, क्योंकि वो सारी बात सच बताता है कि ये हिंदुइज्म। तो ये अब इनको पॉलिटिक्स में आने के बाद इनको समझ में आया कि हमको अगर राजनीति करनी है तो कैसे लोगों को इकट्ठा रखें। पहले तो हम राजाओं के साथ मिलकर इनको दबा लेते थे, अंग्रेजों के साथ मिलके, मुगलों के साथ मिलके। अब कैसे दबाएं जब डेमोक्रेसी आ गई पॉलिटिक्स में। तो अब इन्होंने ये हिंदुइज्म का कॉइन निकाला है कि हम सब हिंदू हैं, हम लोगों को एक रहना है और मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। ये इन्होंने अब किया है, और उनकी सारी जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खुल रहे हैं अब धीरे धीरे। पर क्या करें, इस देश में जो है ना, वो रिवर्स गियर लग चुका है। जो 80s का पाकिस्तान था वो आज का इंडिया है, और हम उसी रास्ते जा रहे हैं। वहां तो हम लेट्स रो होप सकते थे कि कि आप लोग इस बात को रिवर्स कर लें जल्दी, मगर वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। गालिब भाई हम नहीं कर सकते, वी आर ए माइनॉरिटी। मगर अब ये इस याद समय रखिएगा कि आई एम होपफुल कि शायद कोई रिवाइवल हो पाए इस बात का, आप देखें, अभी आप क्योंकि नौ जरूरी साल की बहुत है। बात कर रहे थे, 9 साल की बात कर रहे थे, 2024 का जो अभी तक का जो आइडिया लग रहा है, वो तो यही है कि मोदी जी बड़ी मोदी लैंडस्लाइड जीत जाएगा। मेजोरिटी जीत जाएंगे। हम्म। और 9 साल में जो उन्होंने, अब आप देखें, 14 से 19 में वो इतने खतरनाक नहीं थे जितने वो 19 से 24 में हुए, क्योंकि वो जीत के आ गए 19 में बड़ी अच्छी मेजोरिटी लेके। और 19 में आने के बाद उन्होंने 370 और राम मंदिर और ये सब करना शुरू कर दिया। 24 में अगर आ जाएंगे तो फिर कितना बुरा हाल होगा। तो और ये क्या है ना, वैसे आप मैं क्या समझते हैं, को मेगा गुजरात हो सकता है? नहीं, ये इसको आज अब क्या पता इनके क्या आइडियाज हैं। अगर ये हारने की कगार पे आ जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं, मतलब जनरली और क्या होता है उसी जगह। वो जो अभी एक गवर्नर जो था कश्मीर का, उसने बड़ा कोई कर दिया बात, वो मलिक, क्या उसका नाम है, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने जो बात की है, अरे यार एक वो बात क्या हुआ बताओ, है? वो उसका तो एक बात है, जब वो ये आज आके बोल रहा है कि ये सब इन्होंने किया। अरे भाई, जब तुम हम्म। गवर्नर थे तब तुम नहीं बोले, चुप बैठा था। चुप चुप बैठे रहे। और मैं उस टाइम पे गालिब भाई कश्मीर में ही था जिस दिन 370 हटा, आई वॉज देयर। अच्छा। तो हाँ। एक रात पहले, जैसे मंडे को हटा था, मैं संडे की बात थी दोपहर से, तो हमें अब जिस काम के लिए हम गए थे तो हमको भी बोल दिया कि आप वापस चले जाओ।
तो हम भी बड़े हैरान हुए, ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो शाम तक ऐसी अफवाहें आने लगी कि हटेगा 370। तो शाम का इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सत्यपाल मलिक साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कैटेगोरिकली, जिसमें महबूबा मुफ्ती वगैरह ये लोग भी उससे मिलने गए थे, तो हम्म। कैटेगोरिकली कहा था कि ये सब अफवाह है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, अब वो और कह रहा है कि उसको खुद ही नहीं पता था। वो भी नहीं, जो झूठ बोल रहा है। उसको हाँ। तो स्पेशली स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया था ना। और वो आज बड़ा डेमोक्रेटिक बातें कर रहा है। उसके टाइम पर मैं वहीं था, रिप्रेशन इतना जबरदस्त था गालिब भाई, मुझे तो डेट्स याद है। 12 अक्टूबर तक हमारा मोबाइल नहीं चला था, 5 अगस्त से लेके 12 अक्टूबर तक हम्म। मोबाइल वॉज नॉट वर्किंग। और 6 जनवरी तक मैं मैसेज नहीं भेज सकता था मोबाइल से। 12 अक्टूबर तक फोन शुरू हुआ, 12 अक्टूबर से 6 जनवरी से मैसेज आप मोबाइल से एसएमएस कर सकते हो। और नेट तो 2 साल तक नहीं चला था, मोबाइल नेट। वी यूज टू हैव दिस ब्रॉडबैंड दैट स्टार्टेड ऑन मार्च। तो 9 महीने तक आप जो है पूरे इलाके को लॉकडाउन में रखे रहे, और आज आप बोल रहे हैं कि ये तो मोदी जी जो है ये सब। मुझे तो कुछ और लगता है उसके पीछे ना, इरादा कुछ और। वो कभी और बात करेंगे उस पे उसका। मुझे नहीं लगता कि वो मोदी जी से कोई खास खफा है। वो शायद उन्हीं की पार्टी का आदमी है, वो उन्हीं के लिए काम कर रहा है अभी भी। वो किसी और तरीके से कर रहा है। आप और क्या ये समझते हैं कि इलेक्शन से पहले पुलवामा हो जाएगा दोबारा? नहीं, अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि पिछली बार क्या था, 19 में इनकी हालत खराब थी। इनको लग रहा हम्म। था कि शायद हम हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको ट्विस्ट किया। लेकिन हम्म। अब तो क्लियर काफी ये अच्छे से कर रहे हैं। देखो मोदी जी ने और 2002 में, आपने गांधी बीबीसी का आपको डॉक्यूमेंट्री क्या देखी? प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है? हाँ। भारत जोड़ो यात्रा का कोई है? आप समझते हैं कि कोई बात बनी है उससे? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो कोशिश करते ही हैं। अब देखो अपोजिशन कुछ तो करती है, लेकिन देखो दो तीन चीजें हैं। पहले आप बताओ, आपने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखी मोदी जी के ऊपर जो थी? नहीं, मैंने नहीं देखी। वो असल में बीबीसी वालों ने हटा ली थी। उसके बाद मेरे भी जेहन से निकल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा। अगर आपके पास वैसे है तो ये आप मुझे भेजें। अच्छा, मैं एक्चुअली मेरे पास है तो सही, पर वो जीमेल पे कैसे ऐसे जाएगी इतनी बड़ी फाइल? आप कहीं ड्राइव पे अपलोड करके मुझे लिंक भेज दें, या ठीक है, चलो टेलीग्राम मैं। पे मुझे रीच आउट करें, या टेलीग्राम पे मुझे भेज दें। अच्छा, टेलीग्राम पे आपको कैसे वो करूं? आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? नहीं। उस पे लेकिन आपको मैसेज तो आप नहीं भेज मुझे, सकते गालिब भाई, मेरा ख्याल है कि भेज नहीं, वो सकते हैं। उससे कम से कम मुझे फिर मैं पर्सनली किसी को मैसेज भेज सकता हूँ ना वहां से देख के। अच्छा, तो आप ऐसा करें ना बिल गोल्डबर्ग, आप प्लीज मुझे एक ईमेल कर देना, ठीक है? ठीक है, फिर मैं मैं ईमेल आपसे इन करता हूँ। टच हो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा। और मैं एमएचएस आपने भी मुझे कोई ईमेल नहीं की, मैं आपकी ईमेल का इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं galib@galibkamal.com ये ईमेल एड्रेस है ना आपका? हाँ। पहुंच जाएगी सर, कसम से। मैं जितना बड़ा सुस्त आदमी हूँ ना, आपको नहीं पता। मुझे लगता है जितना भाभी आपसे काम कराती रहती हैं और आप भूले रहते ओ हैं। नहीं 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 सर, वो तो वैसे ही हम नहीं थे सर। आजकल अस्पताल में बड़े बिजी हुए हैं, हम जरा जरा पैसे बना रहे हैं। हम्म। तो वो नहीं। मैं इंशाल्लाह हम्म। मैं करता हूँ आपको, टेंशन ना लें। वो मैं ना, सॉरी, मैं मेरी 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 वो है सुस्ती, लेकिन मैं जरूर करूँगा। अच्छा। तो अच्छा, चलें। तो वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में एक पहली लाइन में मोदी जी से वो पूछती है, जो इंटरव्यू ले रही थी उनका, कि डू यू थिंक यू कुड हैव हैंडल 2002 राइट्स बेटर, समथिंग यू कुड हैव डन? तो हम्म। मोदी जी बोलते हैं कि यस, आई कुड हैव हैंडल द मीडिया बेटर। तो 2002 से वो सीख गए, 12 साल बाद नाउ ही इज हैंडलिंग मीडिया लॉट बेटर। हमारे यहाँ मीडिया कुछ मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं दिखाता है। और जो परसेप्शन है वो मीडिया ने बनाया हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे। जो इस देश में पढ़ा लिखा तबका है ना, वो भी वही चैनल देख रहा है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम्म। परसों मैं फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मोदी जी के ऊपर आया हुआ था। हम्म। फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है, ब्रिटिश अखबार, जो इतना महंगा अखबार है, मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई कोई छोटा मोटा अच्छा, आदमी उसका एक सब्सक्रिप्शन सेकंड सर, सब्सक्रिप्शन होल्ड भी लेता करें। एक सेकंड, एक सेकंड। आलोक, आपने कहीं जाना नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट लूंगा, ठीक है? हाँ, तो आपने कहीं जाना नहीं है। जी बिल्कुल, पर प्लीज। है। हाँ, तो सर उस अखबार में जो वो आर्टिकल आया हुआ था मोदी जी के ऊपर, उसमें नीचे लोगों के कमेंट्स देखें तो, यानी कि इतने पढ़े लिखे लोग जो फाइनेंशियल टाइम्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंड देवर सेइंग कि ये एंटी मोदी एजेंडा चला रहा है फाइनेंशियल टाइम्स, और ये इंडिया को समझता नहीं है, और इनके ये मतलब जो आम आदमी आज एक बातें करता है ना, वो फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ने वाले भी कर रहे हैं, और वो मोदी जी के फेवर में कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत कम उम्मीद है। और जो 24 में होने वाला है उसमें ये, एक तो ये मीडिया इन्होंने मैनेज कर लिया बहुत अच्छा, तो बहुत मुश्किल है कि परसेप्शन चेंज हो। पुलवामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो जनता वैसे ही इनके साथ है। दूसरा, ये कास्ट इक्वेशन इनकी बहुत अच्छी है। तो वो ये समझ गए हैं इस देश में कैसे जो है उसको बनाए रखना है, अपनी हेजिमोनी को। तो उन लोगों को ये टिकट देंगे और बढ़िया से आराम से ये जीत जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
मेरे ये ख्याल बहुत में कम। मोदी जी भी इंडियन डायस्पोरा में वैसे ही मशहूर है जैसे पाकिस्तानी डायस्पोरा में इमरान खान मशहूर है, इमरान खान, बगैर दिमाग बिल्कुल यूज बिल्कुल। किए। बगैर दिमाग यूज एग्जैक्टली। किए डायस्पोरा जो है पागल हुआ है इमरान खान के पीछे। वैसे ही ये है इनका भी। और मसला ये है कि जो डायस्पोरा है उसकी भी ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा की क्या अटैचमेंट पाकिस्तान से अब रह गई हुई है? सिर्फ क्रिकेट। और क्रिकेट में एक ही हीरो है उनके पास, इमरान खान। और मोदी जी की भी इनके पास वही रह गई हुई है कि ये जो है ये अपनी इंडियन आइडेंटिटी को बड़ा जो है वो ज्यादा प्रमोट करने लगे हैं। और इन्होंने मोदी के साथ इंडियन आइडेंटिटी को अटैच कर दिया बजाय के इंडिया के साथ अटैच किया जाता। तो ये भी एक खतरनाक चीज है कि जब आप कंट्री एक बंदे को बना देते हैं, जैसे पीटीआई के वर्कर्स के लिए पाकिस्तान इमरान खान है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले पाकिस्तान में ये होता था कि आर्मी के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। एटलीस्ट वो डॉगमा टूटा है, मगर अब इमरान खान का भी खड़ा हुआ है। खैर इमरान खान का आई थिंक इन द लॉन्गर टर्म बहुत आसान होगा इसको तोड़ना, ये टूट जाएगा खुद ही। मगर ये है कि ये काफी, ये जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है ना, ये बड़ा खतरनाक है दिन ब दिन, मुझे नजर आ रहा है इसका नेचर। गालिब भाई, जो इंडियन लोग बाहर रहते हैं ना, और अगर मोदी जी की इतने अच्छे, उनको लगता है मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई आके यहाँ रह लो। छोड़ाओ अमेरिका, छोड़ाओ यूके। बहुत अच्छा देश है भाई, मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, यहाँ आके रहो। हाँ, अमेरिका ये आप अमेरिका में आप डॉलर्स कमाएं और आप इंडिया में ना भी रहें, या इंडिया आप साल में 2 महीने के लिए जाएं, तो आपको तो इंडिया सब अच्छा लगेगा, क्योंकि आप डॉलर्स लेके आ रहे हैं। इंडिया वाले बेचारे गरीब जो है वो रुपीज में कमा रहे हैं, पाकिस्तान वाले गरीब रुपीज में कमा रहे हैं। मतलब एक बंदा जो डॉलर्स में सैलरी ले रहा है उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको इन्फ्लेशन ही इफेक्ट नहीं करती डॉलर वाले को। डॉलर वाले को इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है? उसे करती नहीं है इफेक्ट। कोई इंसान अगर पाकिस्तान या इंडिया में इस टाइम डॉलर में सैलरी ले रहा है ना, उसको इन्फ्लेशन नहीं इफेक्ट की। डॉलर 130 रुपए पे था ना पाकिस्तान में, आज 270 रुपए पे है। तो उसको भाई, उसको $1000 के पहले 1,30,000 मिलते थे, अब उसको 2,70,000 मिल रहे हैं। महंगाई जितनी ऊपर गई है उस हिसाब से उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। उसको क्या टेंशन है? उसको कोई टेंशन नहीं है भैया। ये जो बाहर रहने वाले हैं ना, इनके लिए सब, वो कहते हैं वो बरसात के हरे को सब हरा हरा दिखता है, सावन के हरे को सब हरा हरा दिखता है। वो इनको दिख रहा है अभी गधों को। इनको नहीं पता कि यार जो रुपये में कमा रहा है, सोचो पाकिस्तान में एक गाड़ी थी दुनिया की सबसे घटिया, ठीक है, कल्टस, यानी कोई उसमें एयर बैग तक नहीं सुजुकी वाले देते। वो गाड़ी जब मैं पाकिस्तान में था तो बड़ी हद नई मिल जाती थी 12 लाख की। वो गाड़ी उस दिन मैंने देखा वो 45 लाख रुपए की मिल रही है। मतलब वो एक गरीब कॉमन मैन कार है वो, मतलब मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की वो कार है, ठीक है। और वो कार अब 45 लाख की बिक रही है। मुझे बताएं कि बंदा कहां से लाएगा 45 लाख? ठीक है, सेकेंड हैंड गाड़ियां वो 50-50 लाख पे पहुंची हुई है, ठीक है। ये देखें इधर इंडिविजुअल्स ने बता दिया 44 लाख की गाड़ी है। सोचे हम, मतलब उस गाड़ी में कुछ है ही नहीं है 44 लाख वाला। सिटी जो है, सिटी होंडा सिटी 70 लाख की। मतलब मैं सर पीट रहा था देख के उस दिन, मतलब इतनी महंगी। और मुझे बताएं, जिस आदमी की 1 लाख तनख्वाह है वो 10 लाख साल पैसे जोड़ेगा सिटी लेने के लिए, या वो 5 साल पैसे जोड़ेगा ये लेने के लिए? उसने दुनिया में और कोई उसका काम नहीं है, उसने बीमार नहीं होना, उसने कुछ नहीं करना। मतलब क्या हुआ है? होंडा सिटी इंडिया में शायद 12 से 14 लाख की मिल जाएगी। हाँ, तो सोचिए आप कि कहां, जब मैं पाकिस्तान से आया था होंडा सिटी उस टाइम 19 लाख की होती थी, 70 लाख की। मतलब मैं देख के परेशान हो गया हूं, ठीक है। हाँ, फौजी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू आती है। मेहरान मुझे लगता है 20 लाख की होगी फौजी सीरियल, पक्की बात है। मेहरान अब 20 की होगी, 20 की नहीं तो 17-18 की तो होगी ना। कहां वो मेहरान 6 लाख की, 7 लाख की मिला करती थी 2012-13 में। ये जो डायस्पोरा की हम बात करें ना, बाहर जाके, अब ये जो इंडियन लोगों को खुश करते रहते हैं, टुन्नियों को, ये तारक फतेह साहब, हमारे गौरा साहब, और ये क्या नाम है, ये अजाकिया साहब, तो मैं तो आपकी कहता हूँ जान ये अभी लोग छुट आए। गई, लेगा कौन जगह उसकी? ले लेंगे कोई ना कोई। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लोग कभी आए इंडिया में, रहे क्यों नहीं? इतना अच्छा था यार इंडिया। उसकी जगह लेगा। नहीं नहीं, चले गए कनाडा में जाके इंडिया की तारीफ कर रहे थे ना, यूके में रह के इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका में रह के इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजनशिप छोड़ो वहां की, इंडिया बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आके अपने पसंद के शहर में रहो।
आपको पता लग जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वहां आराम से मैं कह रहा हूँ, वहां टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी भी गुजार रहे होगे ना बढ़िया, और पैसे बना रहे होगे ये यूट्यूब से। जब इंडिया में आओगे ना, पता चल जाएगा सारी चीजों का। तो ये इनको वो ना, दे हैव नो स्किन इन द गेम। जब यहाँ पे रहते हैं तब पता चलता है। और जो ये एक्स सही मुस्लिम वाली बात। बात आप कर रहे हैं, यू हैव गॉट इट, क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट, एकदम सही बात आपने पकड़ी है। ये इनकी, ये मुस्लिम्स को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, इनके जो वो कास्ट वाला एंगल ना, उसको ये कभी नहीं समझ पाएंगे। ये समझ ही नहीं सकते, या चाह के भी नहीं समझ सकते, और वैसे तो इनको है ही नहीं नॉलेज उस चीज की। कोशिश भी करेंगे तो शायद ना समझ पाए। अगर तो ये कुछ बड़ा लोग मुश्किल मुझे है। नहीं लगता समझना चाहते हैं, वो इस एंगल से देखना ही नहीं चाहते। हिंदुत्व के व्यूज बहुत अच्छे लगते हैं उनको, क्योंकि थोक के हिसाब से मिलते हैं। चीप चीज जो है ना, वो थोक के हिसाब से मिल जाती है। तो वो मिलती है बड़ी थोक के हिसाब से मिलती है, सही पूरे के पूरे टन के टन मिल जाते हैं इनको, बड़े खुश होते हैं। कुछ लोग तो तो बड़ी ये रिसेंटली बात कन्वर्ट है। हुए हैं उस तरफ, पहले नहीं थे उस तरफ, लेकिन अभी शायद व्यूज की वजह से उस तरफ भी चले गए हैं। बस अब क्या आपको किया पता ही जाए। है कौन है। बिल गोल्डबर्ग, कोई और बात करेंगे आप? नहीं नहीं भाई, थैंक यू गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, फिर आते रहिए, फिर करेंगे बात आपसे, काफी दिनों जी बाद आप जरूर आए। चलें जी ठीक है, जरूर। ओके ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।